नमस्कार। बीपीएससी एग्जाम में ऐसे के महत्व को देखते हुए आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ऐसे का पेपर भी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं ऑफ कोर्स। तो ऐसे बहुत जरूरी है, राइट। तो जब जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 था तो ऐसे की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि ऐसे के थ्रू, है ना, एग्जामिनर या बीपीएससी आपसे कुछ विशेष जानना चाहती है, आपके बारे में कुछ विशेष पता करना चाहती है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही मौलिक प्रश्नों को लेकर के ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे और सामान्य रूप से एक निबंध कैसा होता है और उसमें क्या सारी चीजें होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो निबंध के प्रकार और निबंध के जो अलग अलग 3 सेक्शंस होते हैं वो क्या है, उसको कैसे डील करेंगे आप, तो इसकी एक सामान्य जानकारी हम आपके सामने रखेंगे ताकि निबंध लिखते समय इन मूलभूत चीजों को ध्यान में रख करके आप अपना ऐसे सुंदर कर सकें। ठीक है, तो पहले तो एक छोटा सा परिचय हो जाए कि बेसिकली, है ना, बीपीएससी का जो ऐसे का खंड है उसमें क्या सारी चीजें हैं। तो इसमें 3 खंड होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 4 ऐसे होता है जिसमें से एक चूज करना होता है आपको। तो मतलब 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना होता है आपको, है ना। शब्द सीमा 700 से 800 शब्द आपको दी गई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप 700 शब्द भी लिखते हैं तो करीब आपको 2100-2200 शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। और दूसरी बात कि काफी सोच समझ करके लिखना होता है ना। तो 3 निबंध यहां पर आपको लिखने हैं, राइट। 100 अंक यानी कि 300 अंक का ये पेपर होता है। तो हर निबंध पे 100 अंक हैं, तो 300 अंकों का महत्वपूर्ण है। तो इसका भी वेटेज उतना ही है जितना जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का होता है ना। तो इसीलिए विद्यार्थियों में निबंध के प्रश्न पत्र को लेकर के भी उतनी ही गंभीरता रहती है ना, जितना जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 को लेकर के रहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते कि निबंध का जो ऐसे का जो सेक्शन है उसको डील कैसे करें, उसको लिखे कैसे। तो सबसे पहले अगर आप कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रख लेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा तो क्लियरेंस आएगा ही, है ना। कि अगर, है ना, कि निबंध है क्या, पहले तो ये समझना आवश्यक है ना। साधारण स्तर पे बात करेंगे हम लोग। और उत्तर लेखन से ये किस प्रकार अलग है, क्योंकि जीएस पेपर 1 पेपर 2 में आप आंसर्स तो लिखते ही हैं, राइट। तो फिर निबंध है क्या और ये आंसर राइटिंग से अलग कैसे है, ताकि जब आप ये 3 निबंध लिखें तो पता चलना चाहिए ना कि ये आंसर नहीं लिख रहे हैं आप, राइट। सो कुछ बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं या जब आप उत्तर लेखन करते हैं तो उत्तर लेखन में आपका दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। यानी कि आप जो प्रश्न पूछा जा रहा है सीधे सीधे आपका वो उत्तर होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, अगर उत्तर लेखन को देखें हम लोग तो ये ऑब्जेक्टिव होता है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है ना, कि आपका जो आंसर है वो दिखने में सुंदर लगे, है ना। भाषा इसमें बड़ी थोड़ी सुंदर भाषा का प्रयोग करें, ऐसा कुछ इसमें देखने के लिए नहीं खोजा जाता है आपसे, राइट। तो इसमें भाषा की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि भाषा सुंदर होना चाहिए, तो भाषा की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और नहीं एग्जामिनर आपसे इस बात की उम्मीद करता है कि आपका उत्तर जो है वो दूसरों के उत्तर से अलग हो। अगर चुनाव आयोग पे प्रश्न पूछा है आपसे तो आप बताइए चुनाव आयोग के बारे में, तो दूसरे का उत्तर और आपका उत्तर एक जैसा हो सकता है कुछ बारीकियों को छोड़ करके। तो आपके उत्तर में बहुत अधिक मौलिकता हो यह आवश्यक नहीं है, आपका उत्तर बस सही होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो आवश्यक बिंदु होने चाहिए उसमें वो उसको आप मेंशन करते हैं और जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से आप उत्तर लिखते हैं, है ना। तो इसमें मौलिकता का उतना ज्यादा डिमांड नहीं रहता। लेकिन जब आप निबंध लिखने के लिए जाते हैं, है ना, तो एग्जामिनर जब निबंध की कॉपी पढ़ता है अपने पास तो उसका एक अलग माहौल बना रहता है, वो आंसर राइटिंग की तरह उसको देखता ही नहीं है ना। निबंध के टॉपिक जो आप चूज करते हैं उसके आधार पर आप अंदर क्या लिखेंगे उसको लेकर के उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि ये विद्यार्थी इसको कैसे डील कर रहा है, ये बड़ा बढ़िया टॉपिक चूज किया है इसने, अच्छा देखते हैं कि इसने इसमें लिखा क्या है। तो इस तरीके की जिज्ञासा हमारे मन में रहती है जब हम विशेष रूप से निबंध का क्वेश्चन जो है वो चेक करते हैं। तो निबंध में जो सबसे पहले चीज खोजी जाती है वो होती है मौलिकता, है ना।
तो निबंध में सबसे पहले जो चीज खोजी जाती है वो होती है मौलिकता। तो आप कहेंगे कि मौलिकता या फंडामेंटल चीजें जो हैं ये आएंगी कहां से, है ना, मौलिकता पनपेगी कहां से? तो देखो, मौलिकता कहां से पनपेगी या फिर निबंध में मौलिकता को क्यों खोजा जाता है, ये इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि निबंध होता क्या है। अगर आप निबंध शब्द को तोड़ेंगे तो पता चलता है कि निबंध है निबंध, है ना, मतलब ऐसी चीज जिसमें बंधन नहीं है। आप इसको यह भी कह सकते हैं कि यह बंधन रहित होता है। निबंध क्या होता है? बंधन रहित होता है। अंग्रेजी में क्या है तो फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, है ना, फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स होता है। इस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार के बंधन की बात हम कर रहे हैं। सो निबंध अगर बंधन रहित है तो आपको किस प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है? तो यह कहता है कि भाई देखो, कोई विशेष लेखन शैली इसमें हम आपसे नहीं खोज रहे हैं, यानी कि लेखन शैली की स्वतंत्रता आपके पास रहती है, राइट। लेखन शैली की स्वतंत्रता आपके पास है। कहने का तात्पर्य कि आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में दोहा से शुरू कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन सेक्शन में किसी घटना से शुरू कर सकते हैं, कोई हाल फिलहाल में घटना घटी हो या किसी महान व्यक्ति की जीवनी से कोई बात ले सकते हैं, या फिर इन सभी चीजों को छोड़ करके निबंध के अनुसार सामान्य रूप से शब्द जो कीवर्ड्स हैं उसकी परिभाषा से शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए कोई दबाव नहीं है ना। सो बेसिकली आप किस लेखन शैली का प्रयोग कर रहे हैं वो आपसे वही तो जानना चाहता है, वही उसकी जिज्ञासा होती कि इस बिंदु पर, इस निबंध के टॉपिक पर लड़की ने कैसे लिखना शुरू किया, ठीक। और दूसरी स्वतंत्रता होती है जहां से मौलिकता निकल करके आती है, वो है आपके विचार, मौलिक विचार। यहां पर आपके मौलिक विचार कैसे होंगे, इस पर कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे ज्यादातर निबंध जो हैं आपके वो साहित्य, है ना, और उसको संस्कृति से जोड़ करके पूछा जाता है। साहित्य का वर्तमान समय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे जोड़ करके पूछते हैं, राइट। सो अब अपने आप मौलिक विचार उसमें डाल सकते हैं, उसमें कह सकते हैं कि भाई साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। तो साहित्य की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है ना। बहुत सारे आयाम हैं साहित्य के। आज के समय में टीवी चैनल है ना, सिनेमा है, और छोटे छोटे इंटरनेट से संबंधित चैनल्स हैं, राइट। तो ये किस हिसाब से प्रभावित कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और एक दूसरा वर्ग ये कह सकता है कि साहित्य तो समाज का दर्पण है, तो दर्पण अपनी तस्वीर खुद नहीं बनाता है, दर्पण तो वो दिखाता है जो सामने की तस्वीर है। तो साहित्य पर काहे का प्रतिबंध है, साहित्य को छोड़ दो ना, वो तो समाज को दिखाएगा। तो दोनों विचारों में तर्क है। और निबंध आपको यह आजादी देता है कि अगर आप इस प्रकार के थीसिस और एंटी थीसिस को सामने लेकर के आकर लिखना चाहते हैं, उस पर तर्क करना चाहते हैं, तो कीजिए। सो निबंध जो है वो आपके मौलिक विचारों में आजादी देता है। निबंध आपको आपके लेखन शैली अपनाने की छूट देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी मीडियम चूज किए और इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, है ना। तो यह आजादी नहीं है, क्योंकि भाई जिसके पास कॉपी चेक करने के लिए जाएगा तो उसके हिसाब से ही जाएगा ना, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो ये चीज, एक और चीज पर अगर आप ध्यान दें, है ना, तो जैसे स्कूल वगैरह में आप लोग निबंध लिखते होंगे तो एक शब्द आता है निकल करके जिसको हम कहते हैं ललित निबंध, है ना। एक शब्द निकल करके आता है, हम कहते हैं ललित निबंध। सो उम्मीद की जाती है कि निबंध में लालित्य होना चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि निबंध में लालित्य होना चाहिए। लालित्य होना चाहिए, यह क्या होता है? निबंध में लालित्य होना चाहिए। और लालित्य होना चाहिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। ये ऐसा कोई मतलब आपको अलग से नहीं करना पड़ता ये चीज। अगर आप निबंध समझ रहे हैं तो उसमें लालित्य आ ही जाता है। लालित्य कहने का मतलब है सुंदरता, ब्यूटी जिसको आप कहते हैं। तो सुंदरता आता कैसे है निबंध में? निबंध में सुंदरता आता है जब कुछ मौलिक चीजों को आप ध्यान में रखते हैं, है ना। जैसे निबंध जो है आपको सुगठित होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए निबंध।
सुगठित होना चाहिए। सुगठित होने का मतलब क्या है? सुगठित होने का मतलब यह है कि जब आप कोई एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं तो उस बिंदु पर चर्चा कीजिए, उसके बाद दूसरे बिंदु पर आइए, फिर तीसरे बिंदु पर आइए। अभी ऐसा नहीं हो कि यह बात आपकी अधूरी रह गई, आप दूसरी बात में घुस गए, फिर तीसरे बात पर आ गए, है ना, अभी तीसरी बात चल रही है, फिर पहले पॉइंट को वहां पर ला करके घुसा दिया आपने। कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो पढ़ने वाले को लगेगा ये क्या चल रहा है, ये तो सस्पेंस थ्रिलर बना दिया इसने। तो सस्पेंस थ्रिलर रहेगा तो कभी अच्छा भी हो सकता है सस्पेंस, और कभी सस्पेंस फ्लॉप हो जाता है। सो कहने का मतलब है कि सुगठित होना चाहिए, है ना। तो जब वो सुगठित होगा तो सुंदरता आएगी, और जब ये तारतम्यता इसमें आएगी ना, तारतम्यता यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, तारतम्यता यानी कि ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कहने का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन कहने का मतलब यह है कि आपने जो पैरा शुरू किया, जब वो पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो जो पिछला पैराग्राफ है ना, उन दोनों के बीच में एक पुल होना चाहिए विचारों का। तो जहां से वो बात आप खत्म कर रहे हैं और अगला पैराग्राफ जहां से शुरू कर रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है ना, एक तारतम्यता बंधी हुई है, तो जो एग्जामिनर है वो पढ़ते 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 अंत तक चला आता है, और नहीं तो झटका लगता है ब्रेक में। अच्छा, ये खंड पूरा हुआ, इसका ज्योग्राफिकल वाला पॉइंट इसने बता दिया, अब ये हिस्टोरिकल पॉइंट पर आ रहा है, वहां दिखेगा साफ साफ, है ना। तो अगर ऐसा ना हो, फ्लो में चलता रहे। सो तारतम्यता कहने का मतलब जो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, है ना, सो पैराग्राफ्स में यह तारतम्यता आनी चाहिए, और इसीलिए निबंध में हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब आप ये चीजें लेकर के चलते हैं, सुगठित कहने का मतलब, जैसे एक चीज होती है ना बॉडी मास इंडेक्स, हम लोग के शरीर का बॉडी मास इंडेक्स है ना, कहां पर भाई कितना वजन होना चाहिए हाइट के हिसाब से, उसी तरीके से निबंध की भी सुंदरता उसी हिसाब से झलकती है कि परिचय सेक्शन पे आपने कितना वर्ड दिया, बॉडी पार्ट पे कितना वर्ड दिया, और जब कंक्लूजन पर आ रहे हैं तो वहां पर उचित समय दे रहे हैं या नहीं। कंक्लूजन का मतलब आप समझ भी रहे हैं या नहीं, या फिर अभी बॉडी पार्ट लिखते लिखते अचानक से झटका दिया और नीचे आगे कंक्लूजन पे। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तो ये बात तो नहीं हुई ना। तो हम लोग इन्हीं चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं, है ना, इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, लेकिन पहले निबंध को भी समझना आवश्यक है। तो एक बिंदु पर चर्चा की हमने, दूसरा बिंदु यह है कि आप लोगों के जहन में भी यह प्रश्न आना चाहिए कि जब मेंस राइटिंग में हमसे आप सारी जानकारी ले रहे हैं, उसके पहले प्रीलिम्स में आपने हमको स्क्रीन आउट कर दिया, है ना, बहुत सारे लोग छठे फिर हम आए, फिर मेंस में आपने हमसे सब्जेक्ट की सारी जानकारी ले ली, करंट अफेयर्स की जानकारी ले ली, फिर इंटरव्यू बोर्ड में बुलाओगे, वहां पर हमारा पर्सनालिटी भी जांचोगे, तो बीच में ये निबंध क्यों? तो मुख्य परीक्षा में निबंध लेखन फिर क्यों, आवश्यकता क्यों? या फिर अगर वो आवश्यकता है, इसका मतलब कि निबंध कुछ ना कुछ तो प्रतिबिंबित कर रहा है, कुछ ना कुछ तो झलका ही रहा है, जो चीज वो खोजना चाह रहे हैं, क्या वो चीज आपके निबंध में है या नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर 3 घंटे में 3 निबंध को बांटते हैं तो सामान्य तरीके से हर विद्यार्थी यही करेगा कि 1 घंटा एक निबंध को देगा। अभी आपके पास पूरा 1 घंटा है एक टॉपिक पर लिखने के लिए, है ना। तो पूरे 1 घंटे में जब आप एक टॉपिक पर लगातार लिखते चले जाएंगे तो आप चाहें या ना चाहें उस फ्लो में, है ना, आपका जो विचार है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो निकल कर आएगा ही आएगा, है ना। आपको भले ही लगे कि आप बहुत एक्टिंग करके और बढ़िया से उसमें लिख ले जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आने लगेगा, है ना, कि भाई ये किस विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, राइट। सो बेसिकली निबंध जो है ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, निबंध आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, और इसीलिए निबंध की व्यवस्था की गई है सारे परीक्षाओं में, सारे एग्जाम्स में निबंध की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि यह दिखाता है कि आपका पर्सनालिटी किस हिसाब से, कितने सुलझे हुए आदमी हैं या कितने उलझे हुए आदमी हैं, है ना। समाज के लिए समस्या पैदा करेंगे या बस समाज की आलोचना करते चलेंगे, समाधान देंगे या बस आए समस्या गिनाया और आगे बढ़ गए,
तो आपको व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ये बीपीएससी एग्जाम का निबंध है, तो उसको कैसा व्यक्तित्व चाहिए? उसको एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो लोक प्रशासन में हिस्सेदार बने, है ना, लोक प्रशासन में हिस्सेदार बने। और जब आप लोक प्रशासन में हिस्सेदार बनेंगे तो उसको चाहिए एक मानव संसाधन। तो लोक प्रशासन में हिस्सेदार अगर आप होंगे तो आप उसके लिए एक मानव संसाधन का काम करेंगे, है ना। सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई, सारी योजनाएं आप ही के द्वारा पूरी होने वाली हैं। तो अगर इंटरव्यू बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि भाई क्यों ये बीपीएससी का एग्जाम देकर के तुम नौकरी करना चाहते हो, तो आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं ना कि मैं अपने आप को उपयोगी बनाना चाहता हूं और सरकार के द्वारा बनाई गई सारी योजनाओं को सही तरीके से उचित वर्ग के लोगों तक जो उसके योग्य हैं, है ना, उसको पहुंचाया जाए, ताकि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो। तो आप एक सीढ़ी हैं, आप ही के माध्यम से सरकार जितनी योजनाएं बना रही हैं वो लागू होंगी। तो जन कल्याण अगर कोई कर रहा है तो सीधे सीधे आप कर रहे हैं। अगर आप ये बात को समझते हैं तो आप इस परीक्षा के महत्व को भी समझते हैं, और यही महत्व आपके निबंध में दिखना चाहिए, क्योंकि एक लोक प्रशासक के रूप में आपका चयन होने वाला है। चाहे आप पुलिस विभाग में जाएं, है ना, चाहे आप प्रशासन के विभाग में जाएं, चाहे आप वित्त के विभाग में जाएं, चाहे आप शिक्षा के विभाग में जाएं, है ना, कितना भी छोटा पद क्यों ना हो और कितना भी बड़ा पद हो, है ना, महत्व सबका उसी अनुसार है कि वो अपने क्षेत्र में वास्तव में कोई परिवर्तन ला सकता है, तो वो बीपीएससी एग्जाम के थ्रू आप ला सकते हैं। तो ये चीज जो है लोक प्रशासन और एक मानव संसाधन के रूप में झलकना चाहिए आपके व्यक्तित्व में। तो आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर ये मानव लोक प्रशासक का व्यक्तित्व चाहिए तो ये निबंध में कैसे झलकेगा आपका व्यक्तित्व? ये है ना प्रश्न कि कैसे झलकेगा। तो यहां पर कुछ चीजों पे हम बात करें कि एक लोक प्रशासक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एक लोक प्रशासक के व्यक्तित्व के बारे में कि लोक प्रशासक जो है ना, वो सबसे पहले तो संवेदनशील होना चाहिए। तो आपके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, है ना, संवेदनशील होना चाहिए उसको। संवेदनशील होने का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो हर समस्या का एक मानवीय पहलू निकाल करके लाता है। तो जब अगर आपका व्यक्तित्व संवेदनशील होगा तो हर समस्या का मानवीय पहलू जो है ना, मानवीय पहलू आप निकाल करके रखेंगे, ह्यूमन वैल्यूज वहां पर निकाल करके रखेंगे। यह संवेदनशीलता का महत्व है ना। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है उसकी दृष्टि जो है वो सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म दृष्टि कहने का मतलब, सूक्ष्म दृष्टि कहने का मतलब वो समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति, है ना, का सूक्ष्म स्तर पे मूल्यांकन करता है। भाई इसकी समस्या क्या है? सड़क से गुजरते समय अगर नहर के किनारे कहीं स्लम दिखता है आपको, तो अगर आप संवेदनशील हैं तो उसके मानवीय पहलुओं को समझते हैं कि इनके लिए तो सरकार आवास योजना दे रही है, इनके लिए तो सरकार जो है ना, अगर ठंडी का समय है तो अलाव की व्यवस्था कर रही है, तो ये लोग यहां ठंड में क्यों ठिठुर रहे हैं? और सूक्ष्म दृष्टि क्या कहती है कि आप उससे भी आगे जाकर के सोचते हैं, है ना, कि व्यक्ति तो दिख रहा है, उसका परिवार भी होगा, छोटे बच्चे भी होंगे, या फिर यह व्यक्ति अगर पलायन करके आया है ना, तो फिर यह कैसे गुजर बसर कर रहा है, उसके तो सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। और उस सूक्ष्म दृष्टि के साथ साथ फिर एक व्यापक दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है? व्यापक दृष्टिकोण यह होता है कि आप बस इतना ही सा सोच करके नहीं छोड़ देते कि हां ये स्लम्स वाले लोग हैं तो भाई इनको यहां से बसाया जाए। कहां बसाओगे? कहां भूमि आवंटित करोगे? सरकार की योजना क्या है? अमूमन आपने देखा होगा सड़क के किनारे सब्जियों का ठेला, मंडी वगैरह लगा रहता है, सड़क पे जाम लगता है और कई सारी समस्याएं आती हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण यह कहता है, सूक्ष्म दृष्टिकोण पहले समस्याओं को बताता है कि भाई ये सारी चीजें हैं, और व्यापक दृष्टिकोण उसका बड़े स्तर पे दूरदृष्टि के साथ हल निकालता है।
तो समस्या के साथ उसका समाधान कैसे आएगा? व्यापक दृष्टिकोण से आएगा। तो सूक्ष्म दृष्टि जो है ये समस्या लेकर के आती है, समस्या का मूल्यांकन करती है ना, और व्यापक दृष्टिकोण उसका दूरदृष्टि के अनुसार से दूरगामी हल निकालता है, दूरगामी हल निकालता है ना, दूरगामी हल निकालता है। तो इसलिए यह संवेदनशीलता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ संवेदनशील होने का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि बहुत इमोशनल हो गए, है ना। तो आपको भावनाओं के साथ बहना भी अलाउड नहीं है। तो जब आप संवेदनशील हैं यहां पर तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप संवेदनशील हैं यहां पर तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो क्या? कि भावना के अतिरेक में नहीं बहना है, भावना के अतिरेक में नहीं बहना होता है ना। क्योंकि अगर मान लो आप पुलिस विभाग में हैं, है ना, और काफी भावुक व्यक्ति हैं, सड़क पे कोई घटना घटी तो भावना के अतिरेक में कहेंगे अरे लड़की की क्या गलती होगी, है ना, गलती लड़के की ही होगी। तो स्थिति का मूल्यांकन करने की बजाय आप भावना के अतिरेक में बह जाते हैं, और जब आप भावना के अतिरेक में बह जाते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते, है ना। और खास करके अगर आप पुलिस विभाग में हैं और अगर आप बड़े पद पर हैं तो आपको कठोर होना पड़ता है नियम कानून को लागू कराने के लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप महिला संबंधित, गरीब योजनाओं संबंधित, जलवायु पर्यावरण संबंधित, औद्योगिक विकास संबंधित चीजों पर निबंध लिखें तो एक तरफा होकर के मत लिखना शुरू कर दें। भावनाएं वहां फूट फूट करके ना निकलने लग जाएं कि हाँ भाई सारा उद्योग धंधा तो पर्यावरण को गंदा करके रखा हुआ है, पर्यावरण बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो इनको ऐसे करना चाहिए, है ना। महिलाएं अति पीड़ित हैं, पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा है ना, ये सेकंड जेंडर के रूप में जानी जाती हैं, है ना, हमेशा से इनके साथ गलत हुआ है। अभी एक ही पक्ष में लिखते लगातार चल जाएंगे तो होता क्या है कि शुरू से लेकर अंत तक निबंध बस एक ही पहलू पर, एक ही पन्ने पर चलता चला जाता है कि हां गलत हुआ है, गलत हुआ है, सरकार योजना बना रही है, इनके भले के लिए काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निबंध खत्म। यही बात आप भी लिखेंगे, यही बात वो भी लिखेंगे, यही बात वो भी लिखेंगे। तो जब टीचर के पास कॉपी आएगी सब एक ही बात लिख रहा है तो नंबर भी उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन जब आप एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर के आएंगे तो उसके दोनों पक्षों पे चर्चा करेंगे, है ना, कि हर बार हमेशा महिलाएं, है ना, दबी हुई ही नहीं है। एक ऐसा समय भी था जब महिलाएं, है ना, श्रेष्ठता पर थीं, और अभी वर्तमान समय में भी महिलाओं का योगदान जो है हर दृष्टिकोण से बढ़िया है ना। थोड़ी सी सहायता के बाद वो आगे बढ़ रही है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आजादी में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो महिलाओं में शक्ति होती है, और महिलाओं में शक्ति होती है ये सिर्फ काली दुर्गा पूजा करने से ही नहीं है। हम लोग अपने अगल बगल भी देखते हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो स्टेम एग्जाम्स हो, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स के एग्जाम हो, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो, वहां लड़कियां हैं। अवसर देने के बाद वो दिखाती हैं कि उनके अंदर ऊर्जा शक्ति कितनी है, जो कि अभी आप उनको हमेशा कमजोर कर रहे थे, अभी आपने उनके बल को, उनके शौर्य को सामने रखा अवसर की कमी में। और दूसरा पहलू निकल करके आता है क्या, कि आवश्यक नहीं है कि जब आप महिलाओं के बारे में बात करें तो जो महिलावाद फेमिनिस्ट का अप्रोच है आप पूरी तरीके से नेगेटिव फेमिनिज्म की ओर चले जाएं। नेगेटिव फेमिनिज्म कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव फेमिनिज्म आज के समय में क्या करता है कि कुछ भी हो तो महिला के लिए पुरुष को जिम्मेदार बना दिया। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हर बार यही होता है? तब आप यूनाइटेड नेशन की संस्था का रिपोर्ट सामने रखते हैं और कहते हैं कि वैश्विक स्तर पे महिलाओं को अगर कमतर आंका जाता है तो ऐसी भावना रखने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं हैं, महिलाएं भी हैं। तो एक महिला दूसरे महिला डॉक्टर को, एक महिला दूसरे महिला इंजीनियर को, एक महिला दूसरे महिला, है ना, चिकित्सक को, प्रोफेसर्स को नहीं उतना योग्य मानती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में वही योग्य नहीं मानती हैं। तो पुरुष तो बाद में आते हैं
क्या बढ़िया लीडर हो सकती हैं महिलाएं? तो महिला ही वोट नहीं देंगी, कहेंगी ना। तो ये एक नया आयाम है और ये प्रमाणित आयाम है, आंकड़ा है। तो जब आप अलग से सोचेंगे तब तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हर चीज के लिए पुरुष ही दोषी नहीं है, तो यह भी आपको वहां कहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक नया आयाम डालेंगे, जब मैचोइज्म का शिकार, पुरुषवादी सोच का शिकार पुरुष स्वयं हो जाता है, जब यह पहलू भी रखेंगे, तब आपका विचार अभी नया होगा और संतुलन की ओर आएगा, है ना। तो इस हिसाब से आप भावना के अतिरेक में नहीं बहेंगे, है ना। अक्सर जो मैंने निबंध में देखा है, तो संवेदनशीलता आवश्यक है। और उसके साथ साथ एक और चीज की आपसे उम्मीद की जाती है जब आप लोक प्रशासक हैं, वो क्या? वो है कि आपको अतिवादिता से बचनी है, यानी कि संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, यानी कि अतिवादी विचारधारा और अतिवादी सोच से बचना चाहिए। अतिवादिता से बच के चलना चाहिए, बचना आवश्यक है आपके लिए। आपको अतिवादी नहीं होना है। मतलब अतिवादी कहने का मतलब कि किसी भी एक विचारधारा के प्रति इतना आसक्त हो जाना कि आपके कान में दूसरी विचारधारा की आवाज पहुंच ही नहीं रही है ना। सो अतिवादिता कहने का मतलब किसी एक विचारधारा से या किसी एक विचार से अति प्रभावित होना। तो इससे होगा क्या कि आपका निबंध जो है ये एक तरफा हो जाएगा। निबंध एक तरफा हो जाएगा, और जब निबंध एक तरफा हो जाएगा तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। फिर उसमें थीसिस एंटीथेसिस नहीं निकल करके आ पाएगा, या एंटीथेसिस इतना कमजोर होगा कि लगेगा कि ये तो बस खाना पूर्ति है, तो पढ़ने वाले को आनंद नहीं आएगा उसमें, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अतिवादिता से बचना है और संतुलित व्यक्तित्व लेकर के आना है। और तीसरी चीज कि संगठित होना आवश्यक है। तो संतुलित व्यक्तित्व है तो संगठित व्यक्तित्व होगा आपका। और संगठित व्यक्तित्व कैसे पता चलेगा? संगठित व्यक्तित्व पता चलेगा जब आप अपने निबंध को सही तरीके से सजा करके लिखते हैं, है ना। जब आपका निबंध उचित रूप से सजा हुआ, उचित रूप से सजा होगा, तो पता चलेगा कि हां भाई ये संगठित व्यक्तित्व का व्यक्ति है। और अंत में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या, कि आप सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि समस्या के साथ समाधान पर भी चर्चा करते हैं। तो सिर्फ समस्या बताकर छोड़ दिया, है ना। तो सिर्फ समस्या बता करके छोड़ना नहीं है ना। तो सिर्फ समस्या बताना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है? समाधान भी बताना। तो समस्या के साथ, है ना, व्यावहारिक समाधान बताना होगा। हवा हवाई नहीं, व्यावहारिक समाधान। तो ये जो है ये आपका संतुलित व्यक्तित्व दर्शाता है। आपके निबंध में अतिवादिता से बचना है, आपको संगठित व्यक्तित्व दिखाना है, निबंध कैसे आपने सजा करके रखा है और उसका समाधान कितना व्यावहारिक है, कितना भविष्योन्मुखी है, उससे पता चलता है कि हां भाई आपकी दूरदृष्टि है। तो इस प्रकार से जब आप अपने निबंध को सजा करके गठित करके लिखते हैं तो आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। और इसी व्यक्तित्व को पता करने के लिए निबंध की व्यवस्था की गई है ना। और बिहार के निबंध में क्या खास बात है कि उसमें एक तीसरा खंड जो है वो लोकोक्तियों का खंड है ना, जिसमें उसमें क्षेत्रीय लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे यह भी पता चलता है कि आपके अंदर सामाजिकता कितनी है। जब तक आपके अंदर सामाजिकता नहीं रहेगी, है ना, आप अपने आसपास के परिवेश से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तब तक आप उन लोकोक्तियों का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो लोकोक्तियों का क्या महत्व है कि वो आपकी सामाजिकता को दर्शाता है कि चुपचाप घर में बैठ करके देश दुनिया से कटा हुआ व्यक्तित्व है आपका, या बड़े बुजुर्गों के बीच, गांव में है तो खेतीहर किसानों के बीच, घर में है तो दादा दादी के बीच बैठते हो या नहीं, समाज में निकलते हो तो सिर्फ इधर उधर की बातें होती हैं या कुछ जो बड़े बुजुर्ग के अनुभव आप प्राप्त कर रहे हो या नहीं। यह पता चलता है लोकोक्तियों को आप कितने अच्छे से डील करते हैं।
है ना, क्योंकि ऐसी लोकोक्तियां तो आज के समय में उन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो लोकोक्तियां आपकी क्या दिखाती हैं कि जहां तक हमारे यहां लोकोक्तियों का प्रयोग हो रहा है ना, लोकोक्तियों से पता चलता है, लोकोक्तियां बताती हैं कि आप सामाजिक हैं या नहीं, आपका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व, समावेशी व्यक्तित्व है या नहीं। ये लोकोक्तियों को आप कैसे डील करते हैं वहां से पता चलता है, और इसीलिए लोकोक्तियों का एक खंड हमारे निबंध में डाला गया है। तो अब आपके सामने प्रश्न आता है कि आप निबंध का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि लिखने से पहले तो निबंध सेलेक्ट करके रखना होगा ना कि किस मुद्दे पर लिखना है, क्या करना है। तो निबंध का चयन कैसे करेंगे आप? तो सबसे आसान तरीका क्या है निबंध का चयन करने के लिए? तो भाई सबसे पहले तो जो पढ़ा हुआ है वो आ गया, तो तैयार किया हुआ निबंध आ गया तो चलो सबसे बढ़िया। लेकिन निबंध के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तैयार किया हुआ ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप उस टॉपिक को पढ़ करके जाते हैं और उस टॉपिक से मिलता जुलता निबंध आ जाता है। लेकिन निबंध और आंसर राइटिंग दोनों में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या कि भाई शीर्षक को ध्यान से पढ़िए, शीर्षक के हिसाब से निबंध लिखना है। जो निबंध का टॉपिक दिया गया है उसकी वो निबंध में, पूरे निबंध में झलकना चाहिए। महिला का टॉपिक आ गया, इसका मतलब नहीं कि जो आपने महिला पर निबंध तैयार किया हुआ था वही सारा कुछ लिख करके चले आए। साहित्य समाज पर आ गया तो आपको देखना होगा ना कि क्या क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि साहित्य समाज पर जो तैयार किए थे वही लिख करके चले आए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तैयार किया हुआ है तो उसको चुनेंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे। तैयार किए हुए निबंध को आप क्या करेंगे, टॉपिक के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, जैसे अपना मोबाइल कस्टमाइज करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और दूसरी चीज, अगर पढ़ा हुआ नहीं आया तो क्या करोगे? अगर पढ़ा हुआ नहीं आया तो एक अच्छी सी सलाह दी जाती है कि 4 निबंध है उसमें से एक चुनना होता है। अमूमन आदमी चुन ही लेता है ना। लेकिन जैसे मैंने सुना विद्यार्थी स्टूडेंट सारे यही कहते हैं कि सर जो ये लोकोक्ति वाला खंड है उसमें तो कई बार चारों नहीं समझ में आता है कि क्या लिखें। तो वैसी सिचुएशन है तो काटो कि ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, जो अंत में बच जाएगा वही लिखना होता है ना। तो यहां पर सलाह दी जाती है कि जो सामान्य निबंध है जिसको आप जेनेरिक कहते हैं, तो जेनेरिक टॉपिक को पकड़िए। नहीं, कड़े निबंध लिखने से बढ़िया है जेनेरिक टॉपिक को पकड़िए, उसमें आप लिख ले जाएंगे, उसमें आपका अपना मौलिक विचार आ ही जाएगा, कम से कम डील तो कर ले जाएंगे, है ना। जो ओपन एंडेड हो, जो ओपन एंडेड निबंध हो उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ होता है ओपन एंडेड निबंध में, है ना। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपसे स्पेसिफिकली कहा जाता है कि यही लिखो आप। महानगरों की क्या समस्याएं हैं, साफ साफ लिखा हुआ यही लिखना है आपको, है ना। कृषि की क्या समस्याएं हैं तो अब कृषि पर ही लिखना है आपको, इधर उधर भटक नहीं सकते। लेकिन जहां दर्शन आ गया तो ओपन एंडेड निबंध में क्या है, जहां दर्शन की बात आ गई, है ना, समाज की बात आ गई, साहित्य की बात आ गई, तो ऐसे निबंध आप जेनेरिक निबंध होते हैं, इसको आप अपने हिसाब से डील करके लिख सकते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से पॉइंट्स निकाल लेते हैं ना। तो इस हिसाब से चुनना चाहिए। ध्यान ये देखना चाहिए कि वैसे निबंध न लिखें जहां पर आंकड़ों वगैरह की जरूरत है, तो वैसे निबंध लिखने से बच जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर पॉइंट्स को लेकर के दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये जो पॉइंट तुमने मेंशन किया, ये जो आंकड़ा तुमने डाला है वो सही भी है या नहीं है, और कहीं गलत निकल गया तब तो दिक्कत हो जाएगी कि अपनी बात प्रमाणित करने के लिए तुम ये आंकड़ा डाल रहे हो। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। तो निबंध चुनने का ये सबसे सहज तरीका है। अगर तैयार किया हुआ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा निबंध चुनिए जो कि आपके लिए सरल हो। और सबसे अंत में, नहीं समझ में आ रहा है तो ऑड वन आउट निकाल लीजिए। जो नहीं लिखना है उसको छांट करके जो अंत में बचता है, जो अंत में बच रहा है, जो अंत में बचता है, नहीं लिखने वालों को छांट करके, है ना, नहीं लिखने वाला को छांट करके जो अंत में बचता है उसको लिखो। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, और ज्यादा समय नहीं है सोचने का, मिल गया। अब उस पे सोचेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोचेंगे तो बहुत सारा पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आदर्श निबंध के बारे में। उतनी सारी बातें करने के बाद कि एक आदर्श निबंध की संरचना कैसी होती है। एक आदर्श निबंध में, है ना, इसके 3 खंड होते हैं, राइट।
इसके किसी भी निबंध के 3 खंड होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका परिचय, उसके बाद होता है आपका बॉडी पार्ट, है ना, फिर होता है आपका कंक्लूजन सेक्शन। तो परिचय कैसा होना चाहिए? परिचय उस विषय से संबंधित होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि निबंध का परिचय वाला सेक्शन आपको ऐसे लिखना है जिसमें कि जो निबंध का शीर्षक दिया है वो पूरे शीर्षक की भावना समाहित हो जाए, है ना। साधारण शब्द में कहें तो जो निबंध का टॉपिक है ना, सो निबंध के टॉपिक की भावना समाहित हो जाए, की भावना समाहित हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि निबंध की जो शुरुआत करते हैं, कुछ लोग दोहा से करते हैं, है ना, कुछ लोग कीवर्ड्स जो हैं उसके कीवर्ड्स उसकी परिभाषा से शुरू करते हैं, वही निबंध का शीर्षक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। निबंध का शीर्षक एक पूरा पैराग्राफ होता है ना, जिसमें 4 या 5 पंक्तियां होती हैं। उन 4 या 5 पंक्तियों के माध्यम से जो निबंध का शीर्षक है, जो टॉपिक है ना, इंट्रोडक्शन सेक्शन में जो निबंध का टॉपिक है वो उसकी सारी भावना वहां से समाहित हो जाती है। कहने का मतलब कि आप निबंध को समझ रहे हैं, निबंध के टॉपिक को आप समझ रहे हैं, ये निष्कर्ष से ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में, परिचय सेक्शन में पता चल जाना चाहिए। तो जब ये पता चल जाता है तो फिर आपके लिए और जो एग्जामिनर है उसको भी लगता है कि हाँ, बच्चा समझ गया है कि भाई क्या हम पूछ रहे हैं, क्या लिखना है। फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। उसकी जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या है। अगर शीर्षक से कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो फिर वो आगे पढ़ेगा कि देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और अगर कहीं परिचय वाले सेक्शन में अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर वो सतर्क हो जाता है कि देखें किस दिशा में लेकर के जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि टॉपिक का जो भावना है ना, वो भावना वहां पर समाहित होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। शुरुआत की जो पंक्ति है, शुरुआत की जो पंक्ति है निबंध की, वो निबंध के अनुसार हो सकती है ना। तो निबंध क्या है, उसके अनुसार हो सकती है ना। कोई दोहा हो सकता है, कोई कथन हो सकता है, दार्शनिक कथन, या फिर कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर सीधे अर्थ में कहें तो परिभाषा भी हो सकती है ना। या फिर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो निबंध क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से आप परिचय जो है वो शुरू करते हैं। जब आप रफ वर्क करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रफ वर्क करना, तो उसी समय बहुत सारे विद्यार्थी निबंध का शुरुआत और निबंध का निष्कर्ष सोच लेते हैं। तो निबंध कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लिखते चल रहे हैं और विचार आते जा रहे हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तब तो आपका निबंध बिखरा हुआ हो जाएगा। तो रफ वर्क करना तो बहुत जरूरी है। और बहुत बार जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जब रफ वर्क करेंगे आप, उसी समय आपका परिचय और आपका निष्कर्ष एक जैसा हो जाता है। तो अगर यह काम कर लिया आपने, निबंध का परिचय है ना, निष्कर्ष में अगर सिंक्रोनाइजेशन आ गया है ना, में अगर सिंक्रोनाइजेशन आ गया, कहने का मतलब एक जैसा, एक भावना अगर परिलक्षित हो रही हो, ऐसा लगे कि इस सर्कल से शुरू किए थे, इस पॉइंट से शुरू किए तो सर्कल कंप्लीट होकर के वहीं पर आ रहा हो, जहां से शुरू किया था ऐसे लगे कि कहानी खत्म होकर के वहीं पे आ रही है ना, तब लगेगा कि हां भाई बढ़िया लिखा है। तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तो ये आपका है ना अच्छा होता है। तो उसके लिए परिचय से ही हम लोगों को काम करना शुरू कर देना चाहिए। फिर आता है आपका बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में सभी लोग कहते हैं कि विभिन्न आयाम खोजिए, है ना, और यहीं पर आपको जो है वो रफ वर्क करना पड़ता है, जिसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। सो आयाम कहां से खोज सकते हैं? आयाम खोजने के लिए तो है ना बहुत से बिंदु हैं। जैसे अमूमन आमतौर पर आदमी ऐतिहासिक आयाम खोजता है, भाई कहां से वो शब्द का उत्पत्ति हुआ, कहां से वो विचार आया, कहां से वो भावना आई, इस हिसाब से, है ना। फिर उसके भौगोलिक पक्ष पे चला जाता है, राइट, उसके भौगोलिक पक्ष पे चला जाता है, उसके आर्थिक पक्ष पे चला जाता है, उसके आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखता है, सांस्कृतिक पहलू को ध्यान में रखता है ना। अगर कोई तकनीकी पक्ष है
तो वो तकनीकी पक्ष को भी उसमें ध्यान में रखता है ना। अगर कोई तकनीकी पक्ष है तो वो भी उसको भी उसमें शामिल करता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर एक और चीज पर ध्यान दें तो आपका निबंध जो है उसमें मानवीयता की झलक आएगी, मानवीयता की झलक, और जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। तो मानवीयता की झलक और सूक्ष्म दृष्टि कैसे आती है? जब आप निबंध को अलग अलग स्तर पे बांटते हैं। देखो, कोई भी पॉइंट हो, निबंध का कोई भी टॉपिक हो, उसका प्रभाव, तो जब आप इसके प्रभाव को, है ना, व्यक्तिगत स्तर पे, है ना, पारिवारिक स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो भी कह लें आप, ये 3 स्तर पे उसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं ना, तो उसमें वो सूक्ष्मता चली आती है। और ये हमेशा का टकराव है, ये हमेशा का टकराव है। तो है ना, और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्तिगत स्तर पे सही है वो पारिवारिक स्तर पे भी सही होगा, नहीं। परिवार बंधन बनाता है, राइट, और व्यक्तिवादी सोच उन बंधनों को तोड़ करके स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहती है। उसको हर चीज में अपने लिए स्पेस चाहिए। तो आज का जो जनरेशन है, जब हम लोग सांस्कृतिक पहलू के बारे में बात करते हैं, तो आज का जो जनरेशन है जिसको आप जेन जी कहते हैं, तो ये जेन जी जो है ये आधुनिकता से प्रभावित है, और इसकी आधुनिकता व्यक्तिवाद की ओर जाती है, इंडिविजुअलिज्म की ओर जाती है ना। इसके रूम में आप बिना नॉक किए हुए जाते हैं, आप माता हैं, आप पिता हैं, लेकिन इस जेन जी के रूम में बिना नॉक किए हुए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये मोरालिटी नहीं है ना। उनके लैपटॉप को, उनके मोबाइल को, उनके कबर्ड को, उनके वॉलेट को, उनके पर्स को बिना उनकी परमिशन के छूते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, तो ये बैड मैनर्स हैं, वो आपको कहते हैं। वो अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं। तो ये चीज कहां से आई? ये भूमंडलीकरण का प्रभाव है, और ये समाज पर साहित्य का प्रभाव है। देखो, हम ये कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, राइट, लेकिन वर्तमान समय में इस भूमंडलीकरण ने क्या किया है कि पाश्चात्य जो व्यक्तिवादी सोच है, उस पाश्चात्य व्यक्तिवादी सोच को भारत में ला करके डाला है। भारत जो कि सामाजिकता में जीता है, गांव का देश है ना, वो गांव वाले लोग ही शहर में आए हैं, है ना। तो सामाजिकता में जीने वाला भारत के ऊपर पश्चिमीकरण का प्रभाव है। और ये आया कैसे? ये आया भूमंडलीकरण, राइट। अभी उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, मतलब प्राइम वीडियोज हैं, और ये सारी फिल्में हैं, आज के समय में आसानी से उपलब्ध हैं। आप देखते हैं, सीखते हैं, और जो चीज आपको पसंद आती है आप उसको आत्मसात करते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, और चाहे ऐसे विचारक हों जिनकी सोच पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो ये साहित्य के नए पैमाने हैं। और ये कहां से आता है? जब आप व्यक्तिगत स्तर और पारिवारिक स्तर पर इन चीजों की चर्चा करते हैं। सही या गलत बताना आपका काम है ही नहीं। यहां पर आपको सिर्फ दोनों को लेकर के चर्चा करनी है, जब तक से कि निबंध आपसे पूछे नहीं कि सही या गलत बताओ। और अगर निबंध आपसे पूछता भी है कि सही या गलत बताओ, और निबंध का शीर्षक भी है कि यह गलत है, तो भी मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आपका निष्कर्ष पक्ष आएगा तो आप एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर के आएंगे कि व्यक्तिवादी सोच जो है उसका भी स्थान है आज के समाज में। जिस हिसाब से आधुनिकीकरण ने शहरों में छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बना दिए हैं, उन छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज की अपनी मजबूरियां हैं, और उन छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में जो आज की जेन जी पैदा हो रही है उसकी अपनी जीवन शैली है। उसने ये जीवन शैली स्वतः नहीं चुना है, तो आप उसको दोषी मत ठहराइए। लेकिन पारिवारिक चीजें भी तो हैं जहां पर नैतिकता आती है, जहां पर सामाजिक बंधन आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह चीज परिवार और समाज बताता है। परिवार समाज का छोटा रूप है। तो इस स्तर पे जाकर के आप इन चीजों को तोड़ते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और एक और पॉइंट है जहां पर कि आप बॉडी पार्ट के लिए पॉइंट्स लेकर के आते हैं, वो है कुछ प्रश्न पूछना। बॉडी पार्ट का और पॉइंट आप कैसे लेते हैं? जब आप कुछ प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न? क्या हुआ, है ना, क्यों हुआ,
कैसे हुआ? जब इस तरीके के प्रश्न आप खुद से पूछते हैं तो पॉइंट्स जनरेट होते हैं, तो ये प्रश्न बनते हैं और फिर आप इनका समाधान देते हैं, उत्तर देते हैं। और जब आप इनका उत्तर देते हैं तो पॉइंट्स बनते हैं आपके लिए बॉडी पार्ट में, राइट? तो ये महत्व की चीजें हैं। बाकी इन चीजों के बारे में हमने बात की। अगर आप उन चीजों को बॉडी पार्ट में हाल फिलहाल की घटनाओं से जोड़ सकें तो आपके निबंध में, है ना, करंट का जब पक्ष आता है तो लगता है कि हाँ भाई प्रासंगिक है, हवा हवाई बात नहीं कर रहा है बच्चा या बच्ची, है ना, हवा हवाई बातें नहीं हो रही हैं, राइट? क्यों भाई? क्योंकि प्रासंगिकता है। देखो आज के समय में हो रहा है। और घटना कहने का मतलब क्या है? घटना कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई समाज में न्यूज देख लिया और अलग अलग न्यूज चैनल्स पे आया, उसको आपने यहां पर इतना बड़ा चीज के लिए उदाहरण बना दिया। नहीं, आंकड़े होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। तो घटना कहने का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कुछ हुआ, है ना, कोई रिपोर्ट आई, किसी बड़े नेता का भाषण आया, इत्यादि चीजें, ये हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं। कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फंक्शन हुआ, ये सारी घटनाएं होती हैं। और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि अप्रिय घटनाओं को शामिल नहीं करेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि अप्रिय घटनाएं शामिल न करें। अप्रिय घटनाएं, विवादास्पद मुद्दे शामिल नहीं करेंगे। अप्रिय प्लस विवादास्पद मुद्दे शामिल नहीं करेंगे, बचेंगे। विवादास्पद मुद्दों से बचें। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्त्री पुरुष की बात हो तो आप इस तरीके से, जो कुछ सुसाइड करने वाले केसेस एक दो न्यूज में आए थे, अब पता चला आप उसका उदाहरण देकर के कहने लगे कि हाँ भाई पुरुष भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, फलाना है, ढिमकाना है। तो ये तो बातचीत करने वालों का है, ये प्रशासन करने वालों का, सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। और कभी भी अपवाद उदाहरण नहीं होते हैं, इस पर भी ध्यान रखेंगे। अपवाद उदाहरण नहीं होते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। कभी भी अपवाद को उदाहरण के रूप में नहीं शामिल करेंगे। अच्छा, आपके बॉडी पार्ट के लिए या फिर आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, या फिर पूरे निबंध की आइडियोलॉजी आपकी हो सकती है, इसमें यह बहुत काम आएगा, है ना। गांधी जी ने कुछ 7 पापों की संकल्पना या चर्चा की है। उन्होंने कहा कि काम के बिना धन, यानी कि काम के बिना धन मतलब बिना मेहनत के पैसा कमाना इज नॉट गुड, है ना। तो श्रम रहित अर्जन जो है यह अच्छी चीज नहीं है। श्रम रहित अर्जन अच्छी चीज नहीं है, यह गांधी जी ने कहा। यह एक पाप है ना। जैसे जुआ खेलना, सट्टा खेलना। अंतरात्मा रहित सुख, आप सुख प्राप्त कर रहे हैं लेकिन मन की भावना से शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। इसका मतलब किसी दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं आप अपने सुख में, है ना। आप लाउड म्यूजिक में पर्व त्योहार, शादी विवाह मना रहे हैं, दूसरा पीड़ित है। तो अंतरात्मा रहित सुख भी अच्छा नहीं माना गया है। मानवता रहित विज्ञान, सो धर्म के बिना विज्ञान नांगर छई और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई, था ना निबंध का टॉपिक। चरित्र रहित ज्ञान, ये चला आया, ये तो पूछा ही जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इस पर ध्यान रखिए। सिद्धांत रहित राजनीति, ये इस बार के निबंध के लिए रखिएगा ध्यान में। नैतिकता रहित व्यापार, आप कालाबाजारी करेंगे, जमाखोरी करेंगे, गलत तरीके से, है ना, ठग करके, झूठ बोल के, नकली सामान बेच करके, एक्सपायरी डेट वाले सामान को बेच करके धन अर्जन करेंगे, ऐसा व्यापार पाप है। और त्याग रहित पूजा या धर्म, ऐसा कोई भी धर्म या पूजा नहीं है जिसमें त्याग ना करना पड़ो। तो त्याग कहां से आती है? त्याग सहिष्णुता से आती है। आप अपने हित को छोड़ते हैं ना वहां पर, तो वही चीज पूजा है, जब मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके निबंध का टॉपिक रहेगा, निबंध में आपको ये हेल्प करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आता है निष्कर्ष। जब मैं ये कह रहा हूं कि निष्कर्ष के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करें,
तो ये मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि मैंने बहुत सारे निबंध में देखा है कि वो अचानक से एब्रप्टली आकर के खत्म कर देते हैं निबंध को। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी पार्ट में जो आपने चर्चा की है, जब आप निष्कर्ष की तरफ आते हैं तो आप उसको बटोरना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने 500 शब्दों में बॉडी पार्ट लिखा है तो कम से कम 100 शब्द या 80 शब्द आपका जाना चाहिए किधर? निष्कर्ष की तरफ। वो आप निष्कर्ष क्या करता है? बॉडी पार्ट में कही गई चीजों का समाकलन करता है। बॉडी पार्ट में जो चर्चा हुई है, बॉडी पार्ट में चर्चा का क्या करता है? समाकलन करता है, बटोरना होता है। अगर आप ऐसे समझ लें कि निष्कर्ष क्या काम करता है, निष्कर्ष अगर मैं कहूं कि निबंध को बटोरता है, निष्कर्ष क्या करता है? निबंध को बटोरता है। तो शायद आपको समझ में आ जाए बात। पिकनिक मना ली, अब सारा सामान इकट्ठा करो, चलना है घर, तो सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो निष्कर्ष निबंध को अब बटोरता है। जितना भी फैलाया था आपने, अब उन सबको बटोरो, एक जगह लेकर के आओ, तो यह निष्कर्ष होता है। तो अगर आपने जितनी भी बातें ऊपर, थीसिस, एंटीथीसिस, है ना, जितना भी बात किया, अब सिंथेसिस में सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो बात आपने ऊपर कह दी है वही बात रिपीट कर रहे, नहीं, उसका जो आशय है हर खंड में आपने कोई ना कोई तो जिक्र किया है ना, कुछ ना कुछ बात कही है, उससे कुछ तो आशय निकला है। अब उस आशय को लेकर के आइए। ये कैसे होगा? तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रुक करके थोड़ा पीछे मुड़ना पड़ता है। मतलब रुक करके जो पिछले पैराग्राफ्स में आपने लिखा है उसको पढ़ते रहो। बहुत सिंपल है, जो लिखा उसको पीछे मुड़ के पढ़ते रहो। 1-1 मिनट लगता है पढ़ने में अपनी लिखी हुई चीजों को, तो आप सही रास्ते पर हैं या नहीं ये पता चलता है, आप भटक तो नहीं रहे हैं। तो उसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। निष्कर्ष कभी भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। अगर आप किसी पक्ष में जा रहे हैं, उसके लिए ऊपर तर्क किया है आपने, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहिए। ऐसा एम्बिग्युअस नहीं, अस्पष्ट नहीं रहना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, ये भावना नहीं आनी चाहिए पढ़ने वाले के मन में। तो निष्कर्ष अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, यह दूरदर्शी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, है ना, सुखद होना चाहिए, आशाप्रद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अंत में जो पैराग्राफ होगा वो इसी दिशा में लेकर के आएगा। और अंत में मेरी सलाह आपको यह है कि जो निबंध का शीर्षक है, उस निबंध के शीर्षक को ही प्रमाणित करके खत्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो निबंध में कहा जा रहा है, निबंध में कही गई बात को ही प्रमाणित कीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा हम लोगों ने परिचय वाले सेक्शन में कहा था कि निष्कर्ष परिचय के अनुरूप होना चाहिए। निष्कर्ष और परिचय में समानता होनी चाहिए। परिचय में अगर समानता रहेगी, समानता या परिचय के अनुरूप होना चाहिए। परिचय के अनुरूप कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मान लीजिए कि आपने कुछ उदाहरण लिया था, उधर प्रकृति का उदाहरण है ना, वर्तमान समय का उदाहरण है ना, गांधी जी के लाइफ का उदाहरण अगर लिया था, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी स्थिति बने निष्कर्ष के सेक्शन में कि आप उन्हीं उदाहरणों को लेकर के निष्कर्ष को खत्म करें। अगर प्रकृति से शुरू किया था तो यहां प्रकृति से खत्म करें। तो इसीलिए मैंने कहा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करना पड़ता है। अगर 1 घंटा का टाइम एक निबंध पर आप दे रहे हैं तो 7-8 मिनट जो है अगर आप दे देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, तो पूरा का पूरा निबंध आपका तैयार हो जाता है, उसके सारे पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। और कभी यह मत सोचिए कि बॉडी पार्ट में पॉइंट्स कम पड़ेंगे। बॉडी पार्ट्स में पॉइंट्स कम नहीं पड़ते। जब आप लिखने के लिए चले जाते हैं ना एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, तो लगता है कि कुछ छूट ही रहा है। और यह भी कभी नहीं सोचिएगा कि कोई एक पॉइंट के छूट जाने से आपका निबंध अधूरा रह जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए कभी कोई पॉइंट बाद में आपको याद आए तो बॉडी पार्ट में उसको पीछे से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पेवन चाहे कितना भी सुंदर हो, पेवन पेवन ही होता है। तो अगर उसको सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, उसको मोह नहीं रखेंगे। तो इस हिसाब से आपका निष्कर्ष
पूरा होता है। अभी हम थोड़ा बहुत विभिन्न प्रकार के निबंध जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर उसके बारे में चर्चा कर लें, है ना, तो आप देखो कि दार्शनिक निबंध खास करके आपके पहला सेक्शन में तो था 68वीं में, 69वीं में थोड़ा पहला सेक्शन में उतना दर्शन वाला निबंध देखने को मिला नहीं है, सीधे सीधे आपसे प्रश्न किया गया है। तो जैसे कुछ उदाहरण देखें दार्शनिक निबंध का, तो साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है। तब चर्चा करेंगे। ठीक, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छई, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई, है ना। तो ये जो लोकोक्तियां होती हैं, ये लोकोक्तियां भी दर्शन ही होती हैं, ये चीज आप समझेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ तर्कपूर्ण निबंध होते हैं, जैसे नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान, हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित हैं। तो जो तर्कपूर्ण निबंध है, और खास करके दर्शन वाले निबंध में भी वो चीज लेकर के आप आ सकते हैं। दर्शन वाले निबंध में भी आप तर्क कर सकते हैं, और तर्कपूर्ण निबंध में तो तर्क आप करते ही हैं, है ना। फायदा भी बताना है, नुकसान भी बताना है। तो इन दोनों ही में एक खास अगर शैली का प्रयोग करें, जिसको हम कहते हैं थीसिस और एंटीथीसिस, है ना। थीसिस एंटीथीसिस लेकर के जाएंगे अगर, और साथ में सिंथेसिस की ओर जाएंगे, है ना, तो आपका निबंध में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी कि अच्छा इधर बोला हां, इधर बोला ना, फिर कहां लेकर के आ रहा है। तो चूंकि आपका सिंथेसिस कैसा होना चाहिए, सिंथेसिस टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। तो उसी अनुसार एंटीथीसिस को थोड़ा कमजोर रखेंगे, है ना। तो एंटीथीसिस को थोड़ा कमजोर रखेंगे, लिखते समय ध्यान रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि एंटीथीसिस आपके थीसिस पे भारी पड़ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पक्ष में और ये एंटी में बाद में एक निष्कर्ष निकालेंगे, हैं। तो इस शैली से चलेंगे तो इधर सही रहेगा। और बाकी हमने पीछे बात की हुई है ना, कि कैसे क्या सोच करके लिखेंगे तो फायदेमंद रहेगा। कुछ प्रेरक निबंध होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। यह फर्स्ट सेक्शन खंड क का 69वें बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है, यह 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें क्या करना होता है कि इनके सपोर्ट में पॉइंट जुटाने होते हैं, इनके सपोर्ट में पॉइंट लेकर के आना है। ठीक, प्रेरक निबंध में आपको उस बात को हां कहना है कि हां भाई ऐसा होता है, और उसके लिए आपको अलग अलग आयाम खोज करके उससे उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो अब यहां पर भी आपको विविधता खोजनी पड़ती है कि अगर यह बात है तो किस प्रकार से है, क्या किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, इसका भविष्योन्मुखी प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसके सपोर्ट में आपको पॉइंट जुटाने पड़ते हैं और प्रयासों के बारे में बताना होता है। तो ऐसे केसेस में आपको गवर्नमेंट के प्रयासों के बारे में चर्चा करनी होती है ना, और साथ ही साथ हाल फिलहाल में कोई घटना घटी है ना, तो जो करंट से इसको जोड़ करके रखें तो और भी अच्छी बात है। कुछ कथनात्मक या वर्णनात्मक निबंध होते हैं, जैसे काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, सीधे सीधे कह रहा है, इसका वर्णन करना है आपको, है ना। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, इसका वर्णन करना है आपको, है ना। क्या हुआ कोविड में, है ना, तो कोविड में क्या हुआ, है ना, शिक्षा का क्या उद्देश्य है ना। तो कोविड के बाद अगर बदलाव मांग रही है शिक्षा, बदलाव आपका कीवर्ड है, कैसा बदलाव चाहिए, थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते हैं, अलग अलग बिंदु पर जाते हैं, तो इसका वर्णन करते हैं, है ना। काला धन क्या होता है ना, और ये किस प्रकार अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, अर्थव्यवस्था में उसका क्या प्रभाव है, तो इस हिसाब से आप इसका वर्णन करते हैं, है ना। तो इसका सिंपल इंट्रोसेक्शन में आप या तो अगर ये स्थिति है कोविड वाला तो इसमें आप घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, अगर ये सेक्शन है तो इसमें काला धन क्या होता है उसको परिभाषित करते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप आगे की ओर बढ़ते हैं। और फिर आता है जो बिहार को विशेष बनाता है और जो आप लोगों के लिए समस्या है, वो क्या है, लोकोक्तियां। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोकोक्ति जो है वो बस ऐसे ही है, नहीं, लोकोक्ति ऐसे ही नहीं होता है, राइट। लोकोक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि क्या है, जो लोकोक्तियां होती हैं ये जनमानस का दर्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकोक्तियां क्या होती हैं, जनमानस का दर्शन होती हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत खास बात है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को प्रमाणित करती चलती हैं। लोकोक्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को प्रमाणित करती चलती हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को प्रमाणित करती हैं। प्रमाणित करती हैं, इसीलिए अस्तित्व में भी हैं, है ना। और इसीलिए आज के 21वीं सदी में भी जब 1/4 निकल चुका है 2025 में ना आप, तो भी इनका महत्व है, जो पता नहीं कब का कहा गया, धोबिया का कुकुर न घर के न घाट के। आपको लगा क्या है यार, लेकिन इसमें दर्शन है ना, कि ये कुत्ता धोबी के पास है। धोबी को कुत्ते का क्या काम, ये तो अनुपयोगी है ना धोबी के लिए, उसको तो गधे की जरूरत होती है। तो ये न तो घर का रहेगा न घाट का, यानी कि अगर आप अनुपयोगी हैं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब कि अगर आप संसाधन नहीं हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपका महत्व नहीं है। तो अपने आप को उपयोगी साबित करना होगा, चाहे मित्र मंडली हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो। अगर आप उपयोगी नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो साल भर 5 साल तो धोबी के कुकुर, राइट। और उसके बाद जब चुनाव आता है तो आपका महत्व चला आता है निकल करके, और तब पहुंच जाते हैं वोट, तो तभी आप धोबी के कुकुर नहीं रहते हैं। उसके बाद तो कौन पूछ रहा है, उसके बाद आपकी उपयोगिता नहीं है। तो इसी तरीके से अलग अलग आयाम खोज करके आपको व्याख्या करनी होती है। तो दर्शन है अनेर धुनेर के राम रखवार, मतलब ऐसे लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो अनेर हैं, अंधे हैं, धुनेर हैं, अपनी धुनी में है ना, तो उनके तो राम ही मालिक हैं। इसके 2 आयाम हैं। पहला कि भाग्य भरोसे जो लोग रह रहे हैं, भगवान उनको देख लेंगे, यानी कि भाग्यवादिता को बढ़ावा दे रहा है कि अजगर करे न चाकरी, अब पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये इसका आयाम हो गया, ठीक। और दूसरा कि भाई जो अनेर धुनेर है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो आप भगवाने जो कर दें सो कर दें। तो एक भाग्यवादिता की ओर लेकर के जाता है, और दूसरा कहता है कि ये अनुपयोगी है यार, समाज उसको वैल्यू नहीं देता है कि क्या ही है। तो यहां भी दर्शन है। पानी में मछलियां, नौनो कुटिया बखरा, जो पहली बार पूछा था तो आप लोगों ने बहुत बार पूछा था कि क्या है क्या है, तो इसमें भी दर्शन है कि घटना घटी नहीं और आप अभी से चिंतित हैं। तो उसी तरीके से मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, इसमें भी दर्शन है ना। अब इसमें जो मूस है यानी कि चूहा है, उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में बात हो रही है कि भाई उसकी क्षमता इतनी ही है कि अगर ज्यादा अपने आप को हाथी घोड़ा बनाने का सोचेगा तो नहीं हो पाएगा। उसकी शारीरिक क्षमता है ना, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में चर्चा है। तो क्या हम किसी की क्षमता का मूल्यांकन कर दें, उसको किसी सीमा में डाल करके रख दें और कहें कि ना भाई तुमको आगे नहीं सोचना चाहिए? अगर ऐसा होता तो दशरथ मांझी ने पहाड़ नहीं काटा होता, क्योंकि मनुष्य हाथ से पहाड़ काटने के लिए नहीं जाना जाता, है ना। तो उस मूस ने अपने आप को हाथी घोड़ा से ज्यादा बनाया, मतलब उसको हाथी घोड़ा होने की जरूरत ही नहीं है। तो इनसे तुलना भी आवश्यक नहीं है और अपनी क्षमता का भान ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस तरीके के अलग अलग आयाम हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे निबंध जो हैं ये दर्शन हैं। भावनाओं को समझिए। लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं, इनके 2 अर्थ होते हैं। जो लोकोक्ति है उसका 2 अर्थ है, एक होता है इसका शाब्दिक अर्थ, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है उसका कोई मूल्य नहीं है। शाब्दिक अर्थ पकड़ के क्या करोगे, शाब्दिक अर्थ तो जाना नहीं है आपको। इसका भावनात्मक अर्थ जो है, जो भावात्मक अर्थ है, भावनात्मक नहीं भावात्मक अर्थ, सो जो भावात्मक अर्थ है उसको पकड़ करके चलना है। तो ये नहीं पकड़ना है आपको, ये पकड़ करके चलना है। जब ये समझेंगे तो ये निबंध भी लिखना आपके लिए सरल रहेगा। तो कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। कई सारी बातें हमने पहले बात कर ली हैं, है ना, कि परिचय लिखते समय ध्यान रहे कि आप विषय को समझ रहे हैं।
मुख्य सामग्री को एक तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए, निष्कर्ष के लिए पर्याप्त स्थान। तो ये सारी चीजें ध्यान होना चाहिए। एक खास बात कि वाक्यांशों की पुनरावृत्ति या शब्दों की लगातार पुनरावृत्ति से बचें। कई बार मैंने देखा है कि आप एक ही चीज बार बार वही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आंख में गड़ने लगता है, चुभने लगता है एग्जामिनर को। तो पर्यायवाची शब्द चुने, उसके लिए क्या करें, इसके लिए पर्यायवाची चुने अगर आपको वही बात करना है तो, है ना। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें, है ना, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। ठीक। किसी को भी समझ में आए सामान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। बहुत संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करें यह आवश्यक नहीं, या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह बात करने की जरूरत नहीं है। सरल भाषा में आपने मुझे समझा दिया, मुझे वही चाहिए, क्योंकि निबंध क्या है, संप्रेषण का भी एक साधन है। तुम कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं, है ना। अभी इकोनॉमिक्स समझने के लिए मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ के आना पड़े तो उसके लिए तो जीएस पेपर है ना, निबंध क्यों है। अगर ज्योग्राफी समझने के लिए ज्योग्राफी पढ़ के आना पड़ेगा तो उसके लिए जीएस पेपर है, निबंध तो उसके लिए नहीं है। तो निबंध मुझे भी समझ में आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए, तो ये आपको एक आसानी भी देता है। आपको इस बात की आसानी देता है कि आप अपनी भाषा को सरल रूप से, है ना, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल में विषय विशेषज्ञ होने की आवश्यकता आपको भी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ मौलिक चीजें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। सामान्य गलतियां, आप लोग का व्याकरण का बड़ा दृष्टिकोण गलत है, वर्तनी वाला, मेरा भी आपका भी, थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। और अलग अलग उदाहरण और स्पष्टीकरण के माध्यम से एक ही बात कहते रहते हैं, यह भी सही चीज नहीं है। तो एक ही बात अलग अलग स्टाइल में बोलेंगे तो क्या ही फायदा, है ना। एक ही बिंदु पर चिपके रहे हैं, अलग अलग उदाहरण से उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। दो पैराग्राफ के बीच तारतम्यता नहीं रहती है, जल्दीबाजी में निष्कर्ष को नहीं समाप्त करें। और कई बार मैंने देखा है कुछ शब्दावली का प्रयोग, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे वाक्यांशों की पुनरावृत्ति भी होती देखी है मैंने। तो अभी एग्जाम आपका नजदीक है, तो थोड़ा ये सब जो सामान्य गलतियां हैं ये आप ही लोगों के कॉपी को चेक करके निकाला गया है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप भी इससे बच करके चलेंगे। ठीक है, सुझाव यही है कि शीर्षक को बार बार पढ़ते रहे निबंध लिखते समय। तो जब बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको फोकस्ड रखेगा, इधर उधर भटकने नहीं देगा। ये सब सुझाव मानिए, प्रैक्टिकल सुझाव है ये सब। बार बार शीर्षक को पढ़ते रहिए, शीर्षक को, है ना। पैराग्राफ, पिछला पैराग्राफ पढ़िएगा, ऐसे 2-3 पैराग्राफ लिखा, 2 पैराग्राफ लिखा, एक बार पीछे पलट के देख लो क्या लिखा, सरसरी निगाह से देख लेते, तो उससे होता क्या है कि आप लाइन पे रहते हैं, भटकते नहीं है अपने बिंदु से, और तारतम्यता बनी रहती है कि भाई इधर ये लिखा, अब ये लिख सकते हैं। आदर्श उदाहरण दीजिए, विवादास्पद मुद्दों से बचें, और माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी है। ये आपके काम को बहुत आसान कर देता है। तो थोड़ा घर पे भी आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग का आदत बनाते रहिए। ठीक है, सामग्री जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जीएस के पेपर्स, तो जीएस पेपर की तैयारी में जो आप पढ़ रहे हैं यही आपकी सामग्री है। थोड़ा सा अगर आपके पास समय है तो न्यूज़पेपर वगैरह देख लीजिए, करंट आपकी सामग्री है, और थोड़ा बहुत इतिहास में जो आप लोगों ने दर्शन वगैरह पढ़ रखा है वो आपके काम आ जाएगा। अदरवाइज आप जीएस पेपर में जितना पढ़ लेते हैं ये काफी होता है आपके लिए। निबंध के लिए कोई अलग से सामग्री नहीं होती है ना। तो इस हिसाब से निबंध में जो प्रमुख चीज होती है वो है लेखन शैली, उस स्टाइल में आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, यही निबंध के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट आपके पास बहुत है और आप उसको यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं निबंध को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है, बात की है ना। इन चीजों को अगर आप मौलिक रूप से ध्यान रखेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी हमेशा निबंध को लेकर के, है ना, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप लोगों को लाभ मिले, आपकी लेखन शैली निबंध की और बढ़िया हो, है ना, और अच्छे अंक आप लोग प्राप्त करें निबंध में। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।